कहानी इतनी लंबी सी नहीं है, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि पेरिफेरल फिब्रिल्स जो रहते हैं वो ट्रिपलेट में रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, एंड फोबिक मींस डर। वैक्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखो प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने में या हेरिडिटी के लिए। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बाइलेयर्ड है। तुम सीधा सा उठा के बोल दो हाँ मैम इनमें एनर्जी लग रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो रहता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट इसमें ही प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गया। सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यार मैं सिंपल सा पूछूं ना तुम लोगों से कि यार जरा ओवरव्यू तो देना सेल का, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो तुम बोलोगे मैडम पहली बात तो ये ना कि यार सेल की डिस्कवरी किसने करी। बच्चों वैसे 9th क्लास में एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है, कुछ चैप्टर्स जो उस टाइम पे बोर लगते थे ना, अभी वो चैप्टर हमारे बहुत काम आ रहे हैं। अभी तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 9th के भी, इनफैक्ट 10th के भी, जो हमारे अभी कंटिन्यूअस काम आ रहे हैं और हमें ऐसा फील करा रहे हैं कि यार ये चीज तो ऐसी ना हम पहले पढ़ चुके है ना। चैप्टर का नाम देख के तो तुम लोग पहले ही समझ गए होगे कि मैडम कौन से चैप्टर की बात करने वाली है। यस, आज हम बात करने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं सेल द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मेरा नाम है मानुश्री पचौरी बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इजी और पुराना चैप्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। वैसे मुझे पता है इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत कुछ पता है ना। सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनीज होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डायग्राम क्या होते हैं, यही सब है क्या, ये सच है। यहाँ पे ना इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो सेल को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ ना बच्चों, तो यार मैं सेल को डिफाइन कैसे करूंगी, तो सेल को तो मैं नॉर्मल तरीके से बोल दूंगी यार कि हाँ यार सेल का क्या है, सेल तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं, है ना। हमारी लाइफ जो है वो सेल से ही तो बनी हुई है यार, वही चीज तो हमें पता है और पढ़नी है। तो अगर मैं बात करूं क्या इसके ओवरव्यू की, तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं कि यार सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो यार तुम लोग को ये चीज तो पता है यार कि सेल की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। यार जो सेल है बिना माइक्रोस्कोप के तो डिस्कवर ही नहीं हो सकता था भाई। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इतनी छोटू से लेके इतने बड़े तक के साइज के जो सेल्स रहते, अब सिंपल सी बात है एकदम से बड़ा सेल थोड़ी ना बता देगा कोई भी साइंटिस्ट, है ना। सबसे पहले छोटा बताएगा, जो उसने देखा है ना, जो उसने देखा वो उसने बताया, है ना। फिर बड़े बड़े आते गए, वो बात एक अलग है, लेकिन सबसे छोटा वाला तो उसी ने बताया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था बच्चों, उसने क्या किया था, किसको नोटिस किया था, कॉर्क को, ठीक है। तो कॉर्क को उसने क्या किया था, अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, ठीक है। कौन से ईयर में किया था, 1665 में किया था, है ना। तो उसने क्या किया था कि यार कॉर्क जो कि एक, और उसने किस, डेड सेल, जिसको हमने डेड सेल बोला था, ठीक है। तो उसने डिस्कवरी किसकी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, है ना। तो यार ये चीज तो हम यार 9th में पढ़ के भी आ चुके कि यार उसने एक बुक पब्लिश करी थी, जिस बुक में उसने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा था, जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। माइक्रोग्राफिया ही नाम था ना, चलो लिख भी देती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, है ना, माइक्रोग्राफिया नाम था, ठीक है मैम, ये तो हमें पता ही है ना। उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब उसने क्या बताया कि यार ये जो सेल है, सेल जो है वो कैसे है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर एक छोटे से रूम की तरह है ना, टाइनी पोर्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि यार इसका नाम, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हैं, तो उसका नाम ना अपन सेल दे देते हैं। हाँ, सेल इसलिए हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यार वो कैसे एकदम डब्बे डब्बे जैसे दिखते हैं, हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे दिखते हैं, है ना। तो यार सबसे पहले जब जब बात आती है यार, जब जब सेल की बात आती है, तब रॉबर्ट हुक तो हमारे सामने, हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन यार एक और साइंटिस्ट आया था, उसने क्या किया था, ये भाई साहब ने तो डेड सेल बता दिया, लेकिन लिविंग सेल बताने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो आपके अगले साइंटिस्ट आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की, है ना बच्चों।
लिविंग सेल की करी थी। यार कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि ये एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि 9th क्लास में तुम लोग ये सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। अब क्योंकि हम 11th में हैं, हमें थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो हमें पहले से ही पता है। बट अगर उतना डिटेल में अगर सोच रहे हो तो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें जाननी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या किया था उसने, डिस्कवर्ड द टाइनियर हिडन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसने उसको देखा था, ठीक है। और उसने क्या बोला था यार कि यार सिंपल सी कहानी है कि यार ये जो चीजें हैं ये क्या होती हैं, लिविंग सेल्स रहती है। अब यार जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। अब इसने बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड लेंस को यूज करके, है ना, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड लेंस को यूज करके किसकी डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ये याद रखना साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो प्रॉब्लम होगी कि मैडम स्पेलिंग याद नहीं हो रही है या कैसा नाम है, ये सब तो नहीं हो रहा होगा, है ना बच्चों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ ना पर्टिकुलर सेल्स की, तो यार सेल में ना बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है ना। चाहे वो तुम्हारे बॉटनिस्ट ले लो, चाहे वो जूलॉजिस्ट ले लो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो जिनका नाम है स्क्लीडन एंड श्वान, है ना, मैथियस स्क्लीडन एंड थियोडोर श्वान। इन सब ने क्या किया था, इन सब ने क्या बताया था कि यार जितनी भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो बन रहे हैं वो सेल से बन रहे हैं, एनिमल्स जितने भी बने हैं वो भी सेल से बने हैं। सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। तो यार ये जो बॉटनिस्ट थे, ये तो थे स्क्लीडन जो थे, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, है ना। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। और जो श्वान था ना अपना नहीं मतलब ये श्वान, ये था जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट है ये, है ना। तो यार इन दोनों ने क्या बताया, बॉटनिस्ट है तो मतलब प्लांट के बारे में बताएगा, जूलॉजिस्ट है तो एनिमल के बारे में बताया था। तो यार इन लोगों ने बोला कि यार जितने भी हम प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब के सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। और हमने ये भी बोला, उनने ये भी बोला कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। तो यार जो सेल थ्योरी के बारे में बताया ना, इन बेचारों ने बताया था देखा जाए तो, क्योंकि हमें पता है कि यार सेल में ना बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला ही इसलिए गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी को या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते, और वो स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि वो फंक्शंस अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं, मतलब वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक इंसान आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्शो, है ना। 1855 में उसने क्या बोला, उसने बस एक स्टेटमेंट दे दिया और पूरी कहानी एकदम पलट दी। उसने बोला कि यार ये जो नए सेल्स आ रहे हैं ना वो पुराने सेल्स से आ रहे हैं, मतलब कि न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। उसने एक स्टेटमेंट दिया दैट द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके लिए एक टर्म होता है ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों से अगर कोई होशियारी मार के पूछ ले, है ना, ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला क्या होता है, तो तुम बोलना होता कुछ नहीं है, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये होता है, जो किसने बताया था, रुडोल्फ वर्शो ने बताया था, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है ये यार, ये वो चीज है ना जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 1838 1839 में जब ये डिस्कवरी हुई थी, स्क्लीडन एंड श्वान ने बताया था प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में कि यार ये सब सेल से बने हुए, प्लांट्स भी सेल से बने, एनिमल्स भी सेल से बने। सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं उनको हम। 1855 में क्या था, रुडोल्फ वर्शो ने बताई सारी चीजें। अब अगर मैं बात करूँ इस ओवरव्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यार मैं सिंपल सा पूछूं ना तुम लोगों से कि यार जरा ओवरव्यू तो देना सेल का, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो तुम बोलोगे मैडम पहली बात तो ये ना सेल का अलग अलग शेप होता है, सेल का अलग अलग साइज होता है ना। इनके मैडम आपको शेप अलग मिलेंगे, है ना, शेप अलग मिलेंगे, साइजेस अलग मिलेंगे, सिंपल सी कहानी है। फिर मैं बोलूंगी कि मैम इसमें कवरिंग भी होती है, उसको हम बोल देते सेल मेम्ब्रेन, और एक और अगर कवरिंग हुई तो उसको सेल वॉल बोल दिया। अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनीज रहते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक ओवरव्यू यही होता है
है ना। अब आप मैं बोलूं कि यार और बताओ, तो आप ऐसे बोल दोगे कि मैम एक यूनिसेल्यूलर होता है, मान लो जो एक सेल से बना, दूसरा मल्टी होता है जो बहुत सारे सेल से बना। फिर मैं बोलूं और बताओ, फिर बोलोगे क्लासिफिकेशन कर देते हैं मैम, मान लो एक प्रोकैरियोट है तो दूसरा यूकैरियोट है। प्रो मतलब कि प्रिमिटिव, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो सेल जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, मतलब कि अरे उसमें प्रॉपर आपको सेल मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यूकैरियोट्स में आपको सब देखने को मिलेगा, प्रॉपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर चीज देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, प्रोकैरियोट्स में जितनी भी सेल ऑर्गेनीज है वो सब की सब एब्सेंट होगी, है ना। लेकिन यूकैरियोट्स में सब देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनल्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस मैं आगे बताऊंगी जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ाऊंगी तो यहां देखो बच्चों कि यार जो सेल है उसको कैटेगराइज किया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स, है ना, इन सबको प्रोकैरियोट्स में रखा है। बाकी अगर मैं बात करूं जितने भी एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब के सब यूकैरियोट्स में रखे। याद करो जब मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा रही थी तब ये वर्ड बहुत बार आया था ना। बट मुझे पता है तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। और नहीं भी पता है तो अभी हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यार एग्जाम्पल में सबसे पहले अब मैं आपको जैसे बोल रही हूँ यार बहुत छोटे भी होते हैं सेल्स और बहुत बड़े भी होते हैं। अब तो मन में आएगा कि मैम सबसे छोटे सेल्स, ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा, पढ़ाया है ये मैंने पहले, है ना। और 9th में भी आपने ये चीज पढ़ी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है बच्चों, है ना। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ है, ठीक है। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5, नॉर्मल बैक्टीरिया 3 से 5 रहता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है, ठीक है। अब सबसे बड़े की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना, ऑस्ट्रिच का एग रहता है। फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन सेल, रेड ब्लड सेल्स का जो रहता है डायामीटर 7.0 तक का रहता है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट सेल हमारा कौन सा होता है, नर्व सेल, जो कि 1 मीटर तक का लंबा होता है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। हमारे अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट वाली सेल कौन सी होती है, नर्व सेल, जो कि 1 मीटर तक की लंबी होती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो आपकी यार अलग अलग टाइप के आपको शेप्स देखने को मिलेंगे, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, अलग अलग, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो शेप्स जो रहते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, है ना। फंक्शंस भी हम देखते हैं कि फंक्शंस भी हमें अलग अलग परफॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो जितने भी आप कंपोनेंट्स मतलब आप जितने भी इनके शेप्स देख रहे हो तो वो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि सेल के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं और उनके वैसे ही फंक्शंस भी रहते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं हूं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मुझे पता है मेरी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग शेप के सेल्स हैं, अलग अलग सबका साइज है और सबके फंक्शंस भी अपने अपने वो परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ऑल सेल्स शेयर 4 कॉमन कंपोनेंट्स, ठीक है। सारे सेल्स में 4 चीजें कॉमन रहती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको सबको पता है कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है आउटर कवरिंग रहती है जो सेल के बाहर वाले, मान लो ये एक सेल है तो यार यहाँ पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, है ना, यहीं पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो बाहर का और अंदर का पोर्शन क्या है, सेपरेट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि यार सेल के अंदर मान लो ये सेल है ना, ये सेल है और इसके बाहर की कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई है। अंदर जो भी जेली लाइक लिक्विड रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म बोलते, साइटोप्लाज्म बोलते बच्चों, समझ में आया। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ना अलग अलग वर्ड दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आप देखो डीएनए, डीएनए भी जरूर होता है, कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल होता ही होता है यार, बनी बात है यार, सेल की बात कर रही हूँ, कोई ना कोई डीएनए या जेनेटिक मटेरियल देखने को ही मिलेगा हमें, है ना बच्चों।
कोई भी चीज की बात करूं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो उसमें भी डीएनए देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स हो उसमें भी देखने को मिलेगा। मैं कॉमन बात कर रही हूँ, ठीक है, एकदम कॉमन बात। और राइबोसोम्स है ना, छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो यार ये चीज ना, नहीं यार ये कलर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, रेड डाल देती हूँ। तो यार ये चीज ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। रेड कलर के जो बनाए हैं मैंने उसको राइबोसोम्स बोली। तो यार आपके मन में ये चीज आनी चाहिए कि क्या मैडम ये जो कंपोनेंट्स है सेल के, क्या ये यूकैरियोट्स में रहते हैं? तो आंसर इज नो। मैंने जो भी बताई है चीजें, जितना भी अभी मैंने बताया है, पहला तुम्हारा था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा था साइटोप्लाज्म, तीसरा था तुम्हारा डीएनए, और चौथा था राइबोसोम। ये चारों की चारों चीजें कॉमन है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में बात करूं, चाहे वो मैं यूकैरियोट्स में बात करूं। अब मेरे को उससे मतलब नहीं कि यार प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में होता नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों में ही रहता है, समझे? तो यहां तक यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम नोट डाउन कर लो, है ना। हाउएवर यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन सेवरल वेज, है ना। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम अलग तरीके से उसको डिफरेंसेस बता सकते, लेकिन ये चार चीजें, है ना, जैसे कि पहले मैंने क्या बताई थी तुम्हारी, क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला गया। ये पहला तो यही है, ये कॉमन रहेगा दोनों में, दूसरा ये कॉमन रहेगा साइटोप्लाज्म, तीसरा डीएनए कॉमन रहेगा, और चौथा राइबोसोम कॉमन रहेगा दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, ठीक है। देख लो एक बार इसको। चलो, तो यार ये है डायग्राम, बहुत ही सुंदर सा जो तुम्हारी बुक में दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स ऑफ दी सेल्स है, ये हमारी बॉडी में भी रहते हैं यार। आरबीसी हमारी बॉडी में राउंड या बाइकॉनकेव शेप का है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं अमीबॉइड शेप का है, कॉलमनर शेप का भी है, एपिथेलियल सेल्स, है ना, ये हमारा ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल्स है। फिर ट्रैकेट्स, ये तो रहते हैं किस में, आपके प्लांट्स में रहते हैं, एंड मीजोफिल सेल्स हमें ये लीव्स में देखने को मिलते हैं बच्चों। तो यार ये अलग अलग शेप्स है ना, सेल के अलग अलग शेप्स हैं एंड उनके अलग अलग साइज है, शेप्स एंड साइज, ठीक है, अलग अलग इनके साइज भी रहेंगे एंड शेप्स भी है बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ऐसे बोल ले, क्वेश्चन आ जाए इन केस कि यार अलग अलग साइज के शेप्स के या फिर साइज के सेल्स बनाओ, तो ये बना के आ जाना, तो ठीक है। और वैसे भी यार अभी इतना टेंशन है नहीं इन डायग्राम्स का, क्योंकि मुझे पता है सारे डायग्राम्स हम लोग को बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। प्रोकैरियोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स यार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यही पढ़ना है ना। एंड आगे धीरे धीरे करके हम चलेंगे, बढ़ेंगे एक एक सेल्स के पार्ट्स की या ऑर्गेनेल्स की तरफ, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यार प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में हम क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजों को ले आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, याद आया, मैंने बताया था तुम लोगों को ये चीज, ठीक है। तो यार ये सब में ना बैक्टीरिया में खासियत रहती है यार कि इनके साइजेस तो अलग रहते ही है, लेकिन इनमें कैपेसिटी रहती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बैक्टीरिया में वो चीज रहती है। अब बैक्टीरिया के शेप्स भी अलग रहते हैं, कुछ तुमको ऐसे स्फेरिकल शेप का मिलेगा, है ना, कुछ तुमको ऐसा स्फेरिकल का मिलेगा, कुछ तुम्हें रॉड जैसा मिलेगा, फिर कुछ तुम्हें ऐसा कॉमा शेप का मिलेगा, तो कुछ तुम्हें ऐसा स्पाइरल शेप का मिलेगा। बच्चों ये चीज जो है ना मैं ऑलरेडी तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यार जो बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं, है ना, जो रॉड शेप के रहते हैं उनको बैसिलस, है ना, स्फेरिकल शेप के जो रहते हैं उनको कोकस बोलते हैं, विब्रियो मतलब कि कौन सा रहता है तुम्हारा, कॉमा शेप रहता है, एंड स्पाइरलम की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं स्पाइरलम की मैं बात करूं तो ये कैसे शेप के रहते हैं बच्चों, स्पाइरल शेप के रहते हैं। नाउ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव दी सेल वॉल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनमें क्या रहता है, सेल वॉल दैट इज सराउंडेड बाय दी सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन दी माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में ये चीज नहीं होती है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि माइकोप्लाज्म में ये चीज नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, होता है जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल की, तो उनमें वो चीज होती है, और क्या नाम रहता है उसका, प्लाज्मिड, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि यार बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसका नाम क्या रहता है। तो यार एक तुम ध्यान से देखो, ये एक अलग तरीके का स्पेशल डीएनए होता है, और उसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मिड बोला है, ठीक है। नाउ अब ये सब चीज एब्सेंट होती है, जैसे कि
सेल ऑर्गेनीज की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, प्लास्टिड्स, ठीक है, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, अभी जो सब पढ़ने वाले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ एब्सेंट रहता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं ये सब की, तो डिफरेंस बिटवीन में तुम लोग ये सब जानते हो पहले से। नाउ अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड दी मीजोसोम, ठीक है, एक अलग तरीके की सेल मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम, जिससे आप बता सकते हो, जहां तुमने मीजोसोम देखी वहां तुम बोलोगे कि यार ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। समझ में आया मीजोसोम के बारे में। तो ये डायग्राम देखो यार, ये मैं एक अलग चीज बताने वाली हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो तुम लोग ये देख लो अगर लिखना चाहो तो। चलो पढ़ते हैं आगे। तो जितने भी मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल सेल्स भी बोलते हैं, तो यार उनमें तुम्हें एक सेल एनवलप मतलब एक कवरिंग देखने को मिलेगी। अब वो कवरिंग तीन चीजों के थ्रू देखने को मिलती है, मतलब कवरिंग में क्या क्या रहता है, एक रहती है सेल मेम्ब्रेन, एक रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, और एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यार, तो सेल मेम्ब्रेन एनवलप कंसिस्टेड ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्स। पहली जो सबसे बाहर की लेयर रहती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आपको सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन या फिर आप इसको क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबको मिला के क्या बोल दिया गया, एनवोलप, है ना, ये सबको मिला के क्या बोल दिया गया बच्चों, सेल एनवोलप बोल दिया गया है, ठीक है। तो यार अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर वाली कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स होती है, मिडिल वाली रहती है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली रहती क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, एक मिनट, है ना, हाँ, तो सबसे ध्यान से देखो तो साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई कुछ चीजें चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो सेम रहेगी। जैसे कि क्या मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, दोनों में रहेगा, भले ही नाम आप देख लो क्या अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर साइटोप्लाज्म वो भी होता है, डीएनए वो भी होता है, राइबोसोम्स, ये चार चीजें चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो है ही है, फिर यार मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला इतना लंबा सा, फिर कैप्सूल है, सेल वॉल है बाहर की कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, सॉरी जो डीएनए है ना, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोला है, न्यूक्लियोइड बोला है ना। एक स्पेशल टाइप का अगर डीएनए होता है तो उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। मीजोसोम भी है एंड राइबोसोम भी है। ये सारी चीजें तुम्हें एक पूरे डायग्राम में देखने को मिल रही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स मे बी एज लूज शीट इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड दी स्लाइम लेयर, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इन सम अदर बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ, है ना, जिसको अपन ने क्या बोला है, कॉल्ड कैप्सूल, जिसको हमने क्या बोला है, कैप्सूल। यहाँ पे लिखना था, गलती से यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ में अगर कैसी रहती, लूज शीट जैसी रहती तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और कुछ में अगर टफ रहती, थिक रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम से, जैसे अगर किसी में आप ध्यान से देखो ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे इसमें टफ है तो इसमें क्या बोल दिया, कैलिक्स है ना, और अगर पतली सी रहती तो उसको स्लाइम लेयर बोल देते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैविंग द मीजोसोम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो यार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहते हैं। जैसे तुम्हारा घर, सिंपल सी बात है, घर, यार हमारे घर में हम उन लोगों को अलाउ करते हैं ना जो हम, जिन्हें हम जानते हैं, है ना, या फिर हमारे पेरेंट्स जानते हैं, है ना। अब हर कोई थोड़ी ना घर के अंदर आ जाएगा चोरों जैसे कि कोई भी अंदर आया रहा और चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये होटल्स में होता है, ये हमारे घर में नहीं होता है। ये वहां होगा जहां फ्रीली परमिएबल, कि कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, वैसे ही इसमें भी है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, सारे सब्सटेंसेस इस लेयर या इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। नाउ दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल्स। तो यार ये जो चीजें हैं डिवाइड होती है, डिवाइड होके अलग अलग आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन में या फिर आप फिजन वगैरह इन सब की बात करो तो उसमें ये हेल्प करते हैं। बच्चों ये चीज ना बैक्टीरिया से रिलेटेड है एंड बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल जो तो है तुम लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग पहले ध्यान से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यार बैक्टीरिया में बात करूं तो यार ये मूव भी करते हैं,
तो जो बैक्टीरिया मूव करते हैं उनको मोटाइल बोलते हैं, जो नहीं करते उनको नॉन मोटाइल बोलते हैं। ऐसे मोटाइल नॉन मोटाइल नहीं, मोटाइल मतलब मूवमेंट होता है। अब यार जो मूव करेंगे है ना, जो मोटाइल रहेंगे उनमें क्या रहता है, फ्लैजिला रहता है बच्चों। ये सब पढ़ चुके अपन, बस एक तरीके का रिवीजन ही है ये, है ना। तो यार जो बैक्टीरिया मूव करेंगे तो यार उनमें फ्लैजिला तो हो गई है ना। जो फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट के काम आता है। तो यार अब आप देखो जो फ्लैजिला है उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो जो फिलामेंट रहता है वो एकदम लंबा सा स्ट्रक्चर रहता है, पीछे की तरफ हुक रहता है ना। ये पीछे की तरफ तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, हुक रहता है जो बेसल बॉडी से अटैच करता है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, इसके अलावा पिलाई और फिम्ब्री, ये पिलाई और फिम्ब्री मान लो कि यार इस तरीके से समझना यार बच्चों, है ना। डायग्राम थोड़ा सा बना के बता देती हूँ, शायद तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लो यहीं पे ही बना देती हूँ, ये है तुम्हारा एक क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ये तुम्हारा फ्लैजिला हो गया, नॉट तुम्हारा, है ना, किसका, बैक्टीरिया का। फिर ये छोटे छोटे क्या हो गए, ये छोटे छोटे तुम्हारे हो गए फिब्री, है ना। ये छोटे छोटे तुम्हारे क्या हो गए, फिम्ब्री, है ना, एफ लिख देती हूँ मैं। और ये थोड़े से बड़े बड़े तुम्हारे क्या हो गए, अलग अलग साइज के, इसको हमने बोल दिया पिलाई। यार ये काम क्या करते हैं, पिलाई और फिम्ब्री काम क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पे चिपकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो बाहर की तरफ, मतलब ये सरफेस के स्ट्रक्चर के साइड देखने को मिलेगा जहां पे ये होस्ट या अदर सब्सटेंस से अटैच हो पाए, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में बात करूं तो राइबोसोम्स तो होंगे ही, है ना। राइबोसोम्स के बच्चों कुछ सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 50 एंड 30s, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, है ना। तो 50-30, है ना। वैसे तो तुम लोग ऐसे प्लस करोगे तो बोलोगे मैडम 80 होता है, बट नहीं, ये 70s यूनिट्स, एस मतलब सब यूनिट होते हैं, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम्हें। राइबोसोम्स का वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास में भी, है ना, रट रट के थक गए होगे कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। आंख बंद करके कोई पूछ रहा है, अच्छा उठो उठो उठो, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, तो बोल दो ना प्रोटीन सिंथेसिस, बोल के सो जाना, पता होना चाहिए मतलब, है ना। तो राइबोसोम्स जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ना। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, राइबोसोम्स अटैच विद द mRNA टू फॉर्म अ चेन, एक चेन फॉर्म करता है मैसेंजर आरएनए से जुड़ के, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीराइबोसोम। अब एक तरीके से ध्यान से समझना कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, बैक्टीरिया में अगर तुम देखो कि यार फ्री बॉडीज या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनमें कोई ऑर्गलीज नहीं होती, मतलब बाहर की कवरिंग नहीं होती, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्लूजन, है ना, इंक्लूजन बॉडीज। तो कुछ ऐसे इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है, ध्यान से समझना, रिजर्व्ड मटेरियल जितना भी रहता है, रिजर्व मटेरियल जितना भी रहता है वो कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है, एज अ इंक्लूजन बॉडी। मतलब कुछ ऐसा खुला हुआ, ज्यादा फ्री टाइप का, ऐसा कुछ ऐसी कवरिंग नहीं है या किसी से बाउंडेड नहीं है ना। साइटोप्लाज्म में ये रिजर्व आपको क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलेगी, जहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब वैक्यूल भी होता है कुछ कुछ में, है ना। अब जैसे वैक्यूल के बारे में तुम लोगों को पता है कि यार या तो ये वेस्ट रखने का काम करेंगे, स्टोरेज, या फिर फूड स्टोरेज का काम करते हैं, और डिटेल में अपन आगे वैसे पढ़ेंगे। तो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। वैक्यूल वैसे भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं तो इसका टेंशन मत लेना, है ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि गैस वैक्यूल नाम की भी चीज एक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि यार फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला होता है जिसमें आपको फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी देखने को मिलती है। पिलाई एंड फिम्ब्री होती है जो क्या अटैच करने का काम करती है। फिर उसका 70s मतलब सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फिर इंक्लूजन बॉडी रहती है जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, और जहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। गैस वैक्यूल तुम्हें ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये सब क्या चीज थी, प्रोकैरियोट्स के बारे में, जो काफी इजी है
है ना। एक टाइम था जब तुम 9th स्टैंडर्ड में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस बिटवीन भर भर के रटते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है ना बच्चों। तो अब आते हैं अपन यूकैरियोट्स में, हमारा फेवरेट, जहां पे हमें हर चीज देखने को मिलेगी, है ना। तो यार इसमें पहली चीज तो ये कि क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। यूकैरियोट्स का तो मेन चीज ही यही है ना। और इस न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ये वो क्रोमोसोम है जो क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं किसको बच्चों, है ना, क्या करते हैं, ट्रेट्स को ये ट्रांसफर करते हैं, है ना। मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, बोलते हैं ना तुम बिल्कुल मम्मी जैसे दिखते हो, पापा जैसे दिखते हो, तो यार वो बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तब क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यार ये क्या करते हैं, ट्रेट्स को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करते हैं, ट्रेट्स को ट्रांसफर करने में बच्चों ये हेल्प करते हैं, मतलब ट्रेट ट्रांसफर का काम ही इनका रहता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनीज है, चाहे वो गोल्जी ले लो, गोल्जी पैरेटस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सब कुछ, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यही हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, एक एक के स्ट्रक्चर्स विथ फंक्शंस। तो वो वही चीज लिखी गई है कि यार बहुत सारी सेल ऑर्गेनीज रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। नाउ यूकैरियोट्स में बात करूं तो ये जनरली लार्जर रहते हैं और कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स रहते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इतने छोटू से होते हैं, क्या ही होता है उन बेचारों में, गिनी चुनी कुछ चीजें हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन हम अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, है ना, तो यार ये सारी चीजें अगर देखो तो हमारे अंदर काफी ज्यादा है और काफी कॉम्प्लेक्स है बच्चों। ठीक है, जैसे कि अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो यार ये आईएमपी लिख लो यार, पहली बात तो ये है ना, कल को बोलना नहीं मैडम ने बताया नहीं है डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 9th क्लास में तो भयंकर रोना आता होगा इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाने में, लेकिन अभी तुम लोग ऐसे चिल हो गए हो कि नहीं मैम ये हमें पता है कि हम बना लेंगे कौन सा प्लांट सेल है तो कौन सा एनिमल सेल है। ठीक है बच्चों, तो यार ये है तुम्हारा प्लांट सेल का डायग्राम और ये है तुम्हारा बच्चों एनिमल सेल, जहां पे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यार ये आते हैं सबके सब यूकैरियोट्स में। तो यार यहाँ पे देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक वो भी पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्लांट सेल है बच्चों, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या रहता है यार, इसमें रहता है क्लोरोफिल प्रेजेंट और ये क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। अब इसमें भी गोल्जी होती है, न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज, क्योंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसमें सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें। लेकिन दो चीजें इसमें नहीं मिलेगी, प्लास्टिड्स और दूसरा सेल वॉल, है ना। तो ध्यान से देख लो, माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबो, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर, है ना, ये सारी चीजें, न्यूक्लियस, गोल्जी, सब कुछ देखने को मिल रहा है, बस सेल वॉल और प्लास्टिड्स नहीं है उनमें। ठीक है बच्चों, तो यार ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर ये आप लोग अच्छे से प्लीज थॉरोली पढ़ लें, टीचर जरूर देती है ये डायग्राम। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो। चलो बच्चों, तो ये तो था अपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक कि यार जो हमारा सेल है उसके स्ट्रक्चर, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं, वो कंपोज जिनसे होते हैं और उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब वो ही चीज है, पहले ही पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे, एक तरीके का रिवीजन है, पुरानी यादें हैं जिसको ताजा कर रहे हो तुम, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम ऐसी यादें बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो उनमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। मेन होता है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनीज।
तो एक सेल की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर एक सेल की मैं अगर बात करूं, दिस इज सेल, है ना, आप इसको बोल दो कि यार एक सेल है। सेल की एक आउटर कवरिंग की डिस्कशन हो जाता है कि एक हो जाती है आपकी सेल वॉल, तो दूसरी हो जाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अंदर हो जाता है एक प्यारा सा न्यूक्लियस, है ना बच्चों, अंदर हो जाता है एक प्यारा सा न्यूक्लियस, फिर उसके आसपास जो भी सेल ऑर्गेनीज है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, फिर उसके साथ गोल्जी ले लो, कुछ भी ले लो तुम लोग, है ना, वो सारी चीजें हमें जो है, और ये अंदर रहता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। तो यार ये सारी चीजें हमें वन बाय वन डिस्कस करनी है, इनके डायग्राम्स डिस्कस करने और इनके फंक्शंस डिस्कस करने, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। तो यार अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। बच्चों सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है ना, 2 से 3 बार अभी बता चुकी हूँ जब अपन पढ़ रहे थे, है ना। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं कि यार ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेल के बाहर के एनवायरमेंट को और सेल के अंदर के एनवायरमेंट को सेपरेट करती है ना। जैसे मैंने आपको कल मतलब अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया कि यार जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो बेसिकली हम क्या बोलते हैं यार कि सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल? क्योंकि सीधी सी कहानी है यार, है ना। हमारे घर का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे चुकी हूँ कि यार हमारे घर में हम उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे जो, सिंपल सी कहानी है कि यार जिनको हम जानते हैं, है ना। होटल्स का कुछ अलग ही सीन होता है कि भाई कोई भी जा सकता है, आ सकता है, तो वो फ्रीली परमिएबल होता है ना। वैसी सेम चीज इसके बारे में रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेपरेट करता है सेल का इंटीरियर और आउटसाइड एनवायरनमेंट, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। ठीक है, बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल इज अटैच टू दी आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। प्लांट सेल और बैक्टीरिया ऐसे दो हैं जहां पे आपको बच्चों सेल वॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, मेक श्योर इन दोनों में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो फॉस्फोलिपिड होता है, इनमें प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना। लिपिड प्रोटीन को हम बोलते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन बनती ही किससे है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनती? फॉस्फोलिपिड, या फिर हम बोलते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट्स होता है, प्रोटीन से, है ना। ये दो चीजों से बनता है। कि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, आंसर शुड बी लिपिड एंड प्रोटीन, आंसर उसका यही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कुछ गलत मत करके आना। बहुत सुंदर सुंदर सी तुम लोग के लिए स्लाइड्स लेके आई हूँ, सो मेक श्योर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड क्या रहता है यार कि द मेम्ब्रेन इज अ मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जहां पे आप देखोगे कि यार जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बाइलेयर्ड है ना, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ये देखो कि 2 लेयर्स है ना। फॉस्फोलिपिड मतलब कि यही है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड है एंड लिपिड्स है। ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? टेल देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बच्चों ये क्या है? हेड है ना। जो टेल है वो अंदर की तरफ है, हेड जो है वो बाहर की तरफ है, और बीच में है ना प्रोटीन है। आइट साइड भी प्रोटीन्स ही देखने को मिलते हैं साइड में, है ना। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है बच्चों की बाइलेयर्ड, मतलब 2 लेयर है स्ट्रक्चर। ऐसे सैंडविच जैसा नहीं दिख रहा है ना, सैंडविच जैसा दिख रहा होगा, 2 स्ट्रक्चर है इधर। तो वो वही कहानी है कि यार बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक, है ना। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, एंड फोबिक मीन्स डर। तुम लोग बोलते ना मुझे वाटर फोबिया है, या ये फोबिया है, वो फोबिया है। फोबिया का मतलब डर होता है, एंड फिलिक का मतलब लविंग होता है। ये चीज तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे इस वर्ड के बारे में। तो यार ये कैसे रहते हैं? हाइड्रोफोबिक, है ना। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग हेड, है ना, हेड ऑन द आउटसाइड। बाहर की तरफ जो रहेगा हेड वो कैसा रहेगा? मतलब वाटर लविंग रहेगा। एंड हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर हेटिंग टेल जो रहेगा वो अंदर की तरफ, मतलब यार जिसको पसंद नहीं है पानी वो अंदर की तरफ रहेगा, है ना। जैसे इसको पानी पसंद नहीं है, सिंपल सी कहानी है, इस टेल को पानी पसंद नहीं है, तो ये अंदर की तरफ है बच्चों, है ना, ये अंदर की तरफ है। लेकिन यार जिसको पानी पसंद है वो बाहर की तरफ है, सिंपल सी कहानी है ना। ये वाला है फिलिक, है ना, दिस वन इज फिलिक, और ये वाला क्या है बच्चों? फोबिक। ठीक है, ये वाला क्या है? फोबिक। क्लियर? और वाटर या हाइड्रो लगा लेना, पानी की से बात करी गई है ना। तो यहाँ पे आप देखो दीज इंटरैक्शंस विद द वाटर अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही सारी चीजें क्या कर रही है? इंटरैक्शन बता रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो अब इसमें देखो यार प्रोटीन्स के बारे में दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है।
तो प्रोटीन्स जो देखोगे तुम लोग तो वो आपको बीच में देखने को मिलता है ना, तो बीच में देखने को मिलता है। तो लिपिड दैट मेक अप द मेम्ब्रेन एंड दीज, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ द passage ऑफ द मॉलिक्यूल दैट अदरवाइज वुड नॉट बी एबल टू एंटर द सेल। तो प्रोटीन क्या काम करते हैं, इनकी एंट्री में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन लाई बिटवीन द लिपिड दैट मेक अप द मेम्ब्रेन एंड दीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल, अदरवाइज नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स जो अंदर आ रहे, जो बाहर आ रहे, अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। बट अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है क्या काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग चैनल्स, पोर्स, गेट्स, ये सारे काम यही करते हैं ना, चैनल बना रहे हैं। अपने घर में भी तो चैनल रहता है अंदर आने के लिए, या कोई पोल बोल लो, है ना, पोर बोल लो, या फिर आप बोल, पोर का मतलब क्या होता है, छेद होता है, ठीक है। ये चैनल हो गया या गेट हो गया। एंड सेल कंट्रोल द फ्लो एंड थर्ड सेल कंट्रोल द फ्लो ऑफ दीज मॉलिक्यूल एज दे एंटर एंड एग्जिट, ठीक है। तो सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है, भाई कितने लोग अंदर आने चाहिए, कितने लोग बाहर आने चाहिए। सिंपल सी कहानी है यार, घर बड़ा है तो जितनों को हम जानते हैं हम बुला सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग हो गए अंदर तो भगाना भी तो पड़ेगा ना बाहर। भले ही आप जानते हो तो क्या हुआ, लेकिन सफोकेशन हो जाएगा ना, वैसे इनकी भी कहानी है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लेज अ रोल इन मेनी अदर फंक्शन सच एज सेल सिग्नलिंग, है ना, रिकॉग्नेटिंग एंड एंजाइम्स एक्टिविटी, ठीक है। अब आते कार्बोहाइड्रेट की, तो यार कार्बोहाइड्रेट भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है बच्चों, है ना। तो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये किसका पार्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कहीं ना कहीं यही रोल प्ले करता है, ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट बाइंड टू अ प्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन कब बनता है, जब कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट जब बाइंड हो जाता है प्रोटीन से तो वो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करता है। एंड ग्लाइकोप्रोटीन का मेन काम क्या रहता है, सेल सेल का इंटरैक्शन करना या चिपकना, स्टिक होना एक दूसरे से, उसका काम क्या रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। और ग्लाइकोप्रोटीन कब बनता है, जब प्रोटीन्स और जो आपको कार्बोहाइड्रेट है जब वो जुड़ते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये बेसिक सी चीज थी, इतना ज्यादा ऐसा हाँ नहीं करना है, नॉर्मल सी कहानी थी जो तुम लोग को पता है, थोड़ा सा बस हल्का सा डिटेल में गए। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, है ना, मतलब मैं इसके लिए जरूर बोलूंगी कि यार इसके लिए तुम लोग ना थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऑल्दो वो वही चीज है, आगे जो मैं बता चुकी हूँ वो वही चीज है, बट स्टिल आपको मेरा काम है बताने का, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यार ये समझो, तो यार सिंगर एंड निकोलसन 1932 में इनने क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का के बारे में बताया था। तो उनने बस इतना बताया था यार कि यार जो आपका सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 लेयर रहती है, कैसा कि यहाँ मैंने बताया था 2 लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है यार, 2 लेयर स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यार ये जो है यहाँ पे आपको लिपिड भी देखने को मिल रहा है, प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है, और लिपिड और प्रोटीन मतलब वही फॉस्फोलिपिड, है ना, या जिससे बन रहा है लिपिड एंड प्रोटीन, उसको मिला के कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बाइलेयर, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाइलेयर्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसको हम बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पे आप देखोगे कि हेड रहेगा, जो हेड है वो बाहर की तरफ है और जो टेल है वो अंदर की तरफ है। वही सेम चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वही सेम चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस प्रोटेक्ट्स द नॉन पोलर टेल एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द एक्वेटिक एनवायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, टेल को ये प्रोटेक्ट क्यों हो रहा है, टेल सीधी सी कहानी है, तुम्हें पानी से डर लग रहा है तो तुम अंदर जाओ, जिसको डर नहीं लगता, जिसका मन है स्विमिंग करने का, तो वो बाहर ही रहेगा, सिंपल सी चीज है ना। तो जो अब यहाँ पे देखो टेल को डर लग रहा है ना, टेल है फोबिक, तो वो अंदर की तरफ है, हेड है थोड़ा सा लविंग, पानी वाटर लविंग, है ना, तो वो रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो वही चीज बताई गई है। तो सेल मेम्ब्रेन इज कंप्राइज्ड ऑफ 52% प्रोटीन और 40% उसमें क्या रहता है, लिपिड रहता है। आईएमपी मार्क कर लो प्लीज बच्चों इसको, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नीट में भी पूछा गया ये, ठीक है। तो मेक श्योर इसको तुम लोग आईएमपी लिख लो, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब साइड में जो प्रोटीन है वो आपको देखने को मिलेंगे, वाइल इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो रहेंगे वो आपको सामने बीच में एकदम स्टक होते हुए नजर आएंगे। जैसे जो बीच वाला प्रोटीन है ये इंटीग्रेटेड है, साइड में और भी पेरिफेरल है तो वो उसको साइड में रखा गया है, ठीक है। अब यार कोई भी चीज है, सिंपल सी बात समझो कि यार मैं बोल रही हूँ
कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई भी मतलब सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हवा आ रही है या कोई डस्ट पार्टिकल्स हल्के से उड़ते हुए आ रहे हैं, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि यार ये नॉर्मली आ रहे हैं, लेकिन मान लो कोई भारी सा सब्सटेंस है उसको अंदर घर के ले जा रहा है, तुम उसको धक्का लगाओगे, उसमें एनर्जी लगाओगे। एक और एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो तुम्हें एक स्लोप दे दिया, तुम्हें साइकिल चलाने को बोला, तो तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन तुम जैसे ही यहाँ पे उतरोगे, जैसे तुम इस स्लोप से उतरे, तो तुम्हें पूरी मेहनत इजी, मतलब तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं लगेगी। कोई कहानी यहाँ पे भी है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन एक्टिव जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ इस जगह पे क्या लग रही है, काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, क्योंकि चढ़ रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो मैंने इसको बोल दिया यार ये तो हो गए हमारे एक्टिव। लेकिन यहाँ पे जहाँ एनर्जी नहीं लग रही, मैंने इसको उठा के बोल पैसिव, है ना। अब जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं उनको जाने में क्या ही एनर्जी लगेगी, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जाने में एनर्जी लगेगी, तो मैंने उसको बोल दिया यार ये है एक्टिव, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी सब्सटेंस अंदर बाहर हो रहा है, तो वो दो तरीके से होता है, दो ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, या तो वो एक्टिव या तो वो पैसिव। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें मैंने बता चुका है कि एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत लगती है ना, एनर्जी की सबसे ज्यादा, एंड इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रैपिड प्रोसेस। ये कैसा है, रैपिड, जल्दी जल्दी होने वाला प्रोसेस है। और उसका पूरा अपोजिट ये है कि भाई यहाँ पे सेल जो रहेगा उसमें आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू दी एक्टिव वन। ठीक है बच्चों, तो यार ये वही चीज है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, है ना। अब यार एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ठीक है, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगी कि यार ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। पहली चीज तो मैंने ये बता दी कि यार दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है वो एक्टिव है, जहां नहीं होती वो पैसिव है। लेकिन मान लो कोई लिक्विड सब्सटेंस या जो सॉल्वेंट सब्सटेंस जा रहा है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगा, या कोई सॉल्यूट पार्टिकल है या जो गैशियस पार्टिकल है वो जा रहा है, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो भी तो जानना जरूरी ना। तो सेल के अंदर अगर दो तरीके से आपको देखने को मिलता है ना, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं कि यार ये जो रहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि यार ये जो रहेंगे कुछ भी सब्सटेंस को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, जिसको मैंने क्या बोल दिया, पैसिव। अब भी जो जस्ट पीछे बात करी गई है वही है। ठीक है, और जो कुछ रहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों कि यार कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मान लो ये कमरा है, इस कमरे में मैंने बहुत सारा परफ्यूम लगा दिया, तो यार यहाँ पे ना जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन या जो बोलो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया, तो अब क्या करेगा, वो इस कमरे से दूसरे कमरे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, डिफ्यूजन बोला, है ना, कि यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, है ना, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे भी वही चीज है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वहीं पे, है ना, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी मूव कर सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों स्टेजेस में देखता है, ये याद रखना। ठीक है, नाउ अब पर्टिकुलर मैं बात करती हूँ पानी की। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड दी ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात करूँ तो एक बात आ जाती है कि यार यहाँ पे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाता है बस भी। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये याद रखना हो जाता है, सेमी परमिएबल या फिर अक्रॉस सेमी परमिएबल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते नॉन पोलर बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर से,
तो उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन एज अ यूज किया जाता है। कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं बच्चों जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये हमें पता है अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं ये। सच अ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड दी एनर्जी डिपेंडेंट। जब बड़े बड़े जो कि मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, जो मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं उनमें एनर्जी लगती है, जैसे आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, बड़े बड़े हैं उनमें एनर्जी लग रही है। तो जिनमें एनर्जी लग रही है बड़े मॉलिक्यूल्स में, तुम सीधा सा उठा के बोल दो हाँ मैम इनमें एनर्जी लग रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम पंप, इसको एग्जाम्पल दे दो, है ना। आयंस जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना। तो कहानी इतनी लंबी सी नहीं है, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जहां पे एनर्जी लग रही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में, पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां पे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है नहीं, छोटे मॉलिक्यूल्स है, उसमें एनर्जी नहीं लग रही, इसको पैसिव बोल दिया। ठीक है, समझ में आया। तो ये तुम लोग पहले लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। सेल वॉल डिस्कस करना है, पहले लिख लो। चलो बच्चों, तो अब बढ़ते आगे। ये तो अब था अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अब पढ़ते सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल हमें पता है यार प्लांट सेल में देखने को मिलती है ना। ये आपको एनिमल सेल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यार जो सेल वॉल रहती है वो कैसी रहती है, आउटर कवरिंग फॉर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और जो बाहर की कवरिंग रहती है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और जो कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट सेल में, और भी जगह देखने को मिलती है, अभी अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये कैसी रहती है, नॉन लिविंग रहती है, रिजिड, मतलब काफी ज्यादा टफ रहती है, जो शेप, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करेगी, है ना, प्रोटेक्शन का काम करेगी, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस करने का काम करता है ना। तो वो सारी चीजें प्लांट्स में, ऑब्वियसली यार प्लांट्स बहुत सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स, तो उनमें क्या रहती है, सेल वॉल रहती है, जो शेप या रिजिडिटी देने का या डिफेंस करने का काम करता है सेल वॉल। तो सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल जो रहता है शेप देगा, प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन से, और सेल टू सेल इंटरैक्शन देखने को मिलता है, और एक तरीके का बैरियर की तरह काम करता है कि यार बाहर से कोई भी चीज ना आए, है ना, और ना ही वो किसको डैमेज करे, प्लांट सेल को डैमेज करे बच्चों। ठीक है, तो अलगी में बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए कि अलगी की बात करूं मैं, अलगी की जो सेल वॉल रहती है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कुछ मिनरल्स, जैसे कि क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है कि यार अलगी की सेल वॉल किससे बनती है। वैसे तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, है ना, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा है बच्चों, ऑलरेडी ये वहां बता चुकी हूँ, बट स्टिल दोबारा अपन डिस्कस कर रहे हैं। और प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोज से, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से एंड प्रोटीन से। ठीक है, सो मेक श्योर ये तुम लोगों को पता रहे, है ना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, है ना, आईएमपी में बता चुकी हूँ ये चीज। ठीक है, तो ये कभी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो पता होना चाहिए। अब स्टार्टिंग में या जो प्राइमरी सेल वॉल रहती है जब यंग प्लांट की रहती है, तो वो कैसी रहती है, यंग देखने को मिलता है उनका सेल वॉल, और उनमें कैपेबिलिटी रहती है ग्रोथ की। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, सेकेंडरी, आपको सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है, तो वो कैसे रहते हैं, उनके सेल्स कैसे हो जाते हैं बच्चों, मेच्योर हो जाते हैं। तो यंग प्लांट्स में जो प्राइमरी वॉल रहती है वो कैसी रहती है, उनमें कैपेबिलिटी रहती है डिवाइड करने की, ग्रो करने की। बट एक टाइम ऐसा आता है जहां पे बच्चों सेकेंडरी वॉल आ जाती है, दैट मीन्स मतलब सेल के अंदर साइड, है ना, बना लेती है वो। प्राइमरी के बाद तो ऑब्वियसली सेकेंडरी बनेगा ही। ठीक है, तो प्राइमरी वो जो ग्रो करती है, सेकेंडरी वो जो मेच्योर हो जाती है। तो फिर प्राइमरी के बाद कौन सी वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल। तो मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला क्या होता है, प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगी, मिडिल लैमेला करके लेयर देखने को मिलेगी जो ग्लू का काम करती है ना। वो लैमेला ऐसा होता है ना प्लांट्स में, जो आसपास की सेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो एडजेसेंट, है ना, नेबरिंग एडजेसेंट सेल्स जो रहते हैं उससे वो जुड़ा रहता है प्लांट सेल में। तो मिडिल लैमेला जो किससे बनता है, एक सेकेंड, जो मिडिल लैमेला लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क कर लेना। सेल वॉल, द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि मान लो ये दो सेल है बच्चों, है ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा मतलब कि यार ये जो कनेक्ट कर रहा है उसको हमने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास दो चीज है, तो दो चीजें किसी एक, दो सेल है, दो सेल को कोई एक चीज जो कनेक्ट कर रही है उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब
यार इसके आप फंक्शंस देख लेते हैं यार, हमें तो पता है वैसे तो, फिर भी बता देती हूँ कि यार सेल का मेन मतलब सेल वॉल का मेन रोल क्या रहता है, सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन दे देगा। तो सपोर्ट देने का काम तो बता ही चुकी हूँ यार, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, मैकेनिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है, तभी तो सेल वॉल जो रहता है प्लांट सेल में देखने को मिलता है, बिकॉज प्लांट्स में वो चीज सिंपल सी चीज है यार, उनको बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत रहती है, ठीक है, सेल को स्ट्रक्चर या फिर शेप देने की जरूरत पड़ती है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, वो मेन फंक्शन रहता है। दूसरा फंक्शन क्या रहता है, कंट्रोल दी सेल ग्रोथ, ठीक है, तो डिवाइड एंड एक्सपैंड सेल मस्ट एंटर दी साइकिल विच इज सिग्नलाइज्ड बाय दी सेल वॉल। फिर तुम्हारा क्या रहता है, फिर कंट्रोल डिफ्यूजन, सो बिकॉज ऑफ द सेल वॉल इज परमिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल हमेशा परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल, सबको अलाउ करता है सेल वॉल, है ना। जो हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी रहती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन सेल वॉल कैसी रहती है, फ्रीली परमिएबल रहता है। Some molecules such as proteins can enter the cell while blocking the entry of the others, ठीक है, तो ये कंट्रोल का भी काम करता है। कम्युनिकेशन का काम करता है, वही प्लाज्मोडेस्माटा की बात करी अभी अपन ने कि सेल वॉल हैव पोर्स, है ना, सेल वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, चैनल्स रहते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मोडेस्माटा रहता है, दैट अलाउज दी केमिकल एंड कम्युनिकेशन इम्पल्स टू मूव बिटवीन दी इंडिविजुअल प्लांट सेल, जो भी ट्रांसफर केमिकल का होना रहता है तो वहां पे वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। डिफेंस, सिंपल सी कहानी है, कोई भी पैथोजन मान लो अटैक कर रहा होगा सेल में, तो ये बेचारे एकदम खड़े रहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, हम हैं यहाँ पे, ठीक है, वो चीज आ जाती है। स्टोरेज, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर केप्ट इन द सेल वॉल फॉर द यूजेज थ्रू आउट द प्लांट ग्रोथ, है ना, प्लांट ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है सेल वॉल में, जहाँ पे जो भी प्लांट की ग्रोथ रहती है उसमें काम आता है। तो यार ये सारी चीजें, वैसे तो देखो एनसीईआरटी में सिर्फ तुम्हें इतना लिखा गया है ना, मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, कम्युनिकेशन, डिफेंस, स्टोरेज, ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें, सेल कंट्रोल, सेल ग्रोथ, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। मैंने बस उसको आपको इलैबोरेट करके बताया कि अगर आपको इन केस, है ना, इन केस अगर आपको थोड़ा जानना हो कि क्या क्या होता है तो वो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ये भी एक पॉइंट लिखोगे ना नंबर 1 नंबर 2 करके ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप लिखना कैसे चाहते हो, ठीक है। बाकी सब एनसीईआरटी में दिया ही है, कुछ चीजें जो है वो अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैंने बताई है कि यार पूछ लिया जाता है कभी, ठीक है। सो ईच मेम्ब्रेनस, अगला अपना क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब इसमें हम वो पढ़ेंगे यार कि किसमें मेम्ब्रेन होती है ना अंदर, या फिर नहीं होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि यार अब हम इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, सबके अपने अपने फंक्शंस है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ये, और अब हम एक एक ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी हो, लाइजोसोम हो, वैक्यूल्स हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनीज, जितनी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनीज है, इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप उसको हर चीज में आपको अलग अलग उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने को मिलेगा, उस बिहाफ पे बच्चों आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे नहीं हमारे घर में भी यार हम सब अलग अलग है ना, सबका नेचर अलग अलग है, सबकी स्पेशलिटी अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ रह के कोऑर्डिनेट करके सब रही रहे ना, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बढ़ते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। कुछ नहीं है, सब इजी है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, दो टाइप तुमको भी पता है, रफ होता है, एक स्मूथ होता है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब जिसमें टेक्सचर रफ हो, है ना, जैसे अभी ठंड का टाइम अगर आ गया तो उसमें तुम ऐसे छुओगे तो स्किन कैसी रफ रफ सी दिखती है, गर्मी के टाइम पे यही रफ स्किन कैसी स्मूथ दिखती है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है, क्योंकि उसका टेक्सचर रफ रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के कारण बच्चों वो रफ रहता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वो राइबोसोम्स होते ही नहीं है ना, वही चीज है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा नेटवर्क है ना, रेटिकुलम ऑफ माइन्यूट टैबुलर स्ट्रक्चर, है ना, टैबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है जो आपको देखने को मिलता है, और कंप्लीटली किससे जॉइंट रहता है आपका, जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, तो उसी से ही जुड़ा तुम्हारा बच्चों क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट तुम लोग प्लीज ईआर मत लिखना, मैं अभी भी बोल रही हूँ,
कभी कभी चल जाता है, बट टीचर्स को जब मार्क्स काटने रहते हैं ना, तो तुम्हें भले ही पता होगा कि ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट तुम लोग कैसे हो जाओगे, मैम ने तो मार्क्स काट लिए, मुझे तो पता था ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब मान लो मैम का दिमाग खराब है, वो घर पे किसी से लड़के आई हैं और सारा गुस्सा तुम्हारे ही पेपर पे निकाल रही है, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लिखो। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ को अपन RER के नाम से जानते हैं और स्मूथ को अपन SER के नाम से जानते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम्स होता है, उसका सरफेस या फिर सरफेस पे आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जहां राइबोसोम होए वहां पे तुम सीधा सीधा समझ जाना मैम बोलना चाह रही है प्रोटीन का। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नो राइबोसोम, राइबोसोम रहते ही नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं बच्चों। वेरी IMP पहले ही लिख दिया, दिस इज द स्ट्रक्चर। जहां पे तुम्हें राइबोसोम्स दिख रही है तुम्हारे राइबोसोम्स है, जहां पे तुम्हारे राइबोसोम्स दिख रहे हैं बोल दोगे ये रफ है। ठीक है, सिस्टर्नी स्पेसेस, बीच में जो स्पेसेस है उसको बोला गया है, ये बोला गया रफ। तो नीचे वाला जहां भी नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल सीन इन दी सेल्स दैट आर एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एंड सीक्रेटिंग प्रोटीन, जो मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे यार कि इनका काम यही रहता है, और ये सीधा सीधा किससे अटैच रहते हैं, न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, है ना। डायग्राम पे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि यार ये न्यूक्लियस से सीधे सीधे अटैच रहते हैं, है ना बच्चों। रफ डायग्राम जो बताया था वही चीज है। तो द प्रिंसिपल लोकेशन फॉर द लिपिड सिंथेसिस, है ना। अब प्रोटीन तो मैंने बता दिया कि यार प्रोटीन का सिंथेसिस रफ में होता है। अब स्मूथ का काम क्या रहेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करेगा। और भी बताती हूँ, स्टेरॉइड्स भी हैं भाई, स्टेरॉइड हार्मोन्स, है ना। स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट रिजेंबल लिपिड आर प्रोड्यूस्ड इन दी एनिमल सेल बाय दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीजें, मैं अगर स्मूथ की बात करूँ, लिपिड, स्टेरॉइड्स, ये सारी जो है इनके फंक्शंस है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्लीज अच्छे से लिख के आना। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, एक बार देख लो इसको। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में, या गोल्जी बॉडी, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार ये स्ट्रक्चर है जहां पे तुम्हें क्या देखने को मिल रही है, सिस्टर्नी देखने को मिल रही है, ऐसी जो फोल्डिंग्स हैं, अंदर इसके ल्यूमेन है ना, सेक्रेटरी सेल वेसाइकल्स हैं, फिर सिस फेस है ना, जिसको अपन रिसीविंग फेज भी बोलते हैं, ट्रांस फेज है जिसको हम एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिटिंग वाला फेज बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। तो यार ये जो है पैरेलली अरेंज रहता है स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या रहता है, पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन का। ठीक है, तो ये जो गोल्जी अपैरेटस है बच्चों, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी, जिसने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो वही चीज है कि गोल्जी अपैरेटस जो है, जिसको अपन गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ये सेल ऑर्गली है जो कि सेल में पाई जाती है, जिसका मेन काम क्या रहता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पैकेजिंग, लिपिड एंड प्रोटीन का क्या काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। एंड कैमिलियो गोल्जी जो था, मैंने बताया था, उसने क्या बताया था इसके बारे में। तो कैमिलियो गोल्जी नेम्ड गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यार ये जो है स्ट्रक्चर कैसा दिखता है आपको, फ्लैट डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें अपन को सिस्टर्नी देखने को मिलती है, अलग अलग डायमीटर रहता है 0.5 से 1.0 m तक का। ठीक है, और जो पैरेलली अरेंज्ड है ना, इस तरीके से, ये ऐसे पैरेलली, ये कैसे बच्चों अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है, वही सेम चीज है। नाउ अब आप देखोगे देयर आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, है ना। कुछ जो है यहाँ पे ध्यान दो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिस है, और नीचे वाला पोर्शन है, इसको मैंने क्या बोला, ट्रांस बोला है। तो सिस का काम क्या रहता है यार, कोई भी चीज, ये कहाँ सीधा सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है, और ये किससे अटैच रहता है, सेल मेम्ब्रेन। ये किससे अटैच रहता है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। तो इनके शेप की मैं बात करूं, तो यार जो सिस वाला रहता है, सिस वाला जो आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स शेप का देखने को मिलेगा। और जो ट्रांस वाला है, ये वाला है ना, ये किस शेप का रहेगा, सिस, यहाँ लिखा हुआ है सिस जो रहेगा वो कॉन्वेक्स शेप का रहता है, कॉन्वेक्स इन शेप, है ना। और जो ट्रांस वाला रहता है वो कैसा रहता है, कॉन्केव इन शेप। ट्रांस का लिखा है, ये तो रहा सिस, ट्रांस जो रहता है ये कॉन्केव शेप का रहता है
है ना। तो मेन काम ही यही रहता है कि यार ये क्या काम करेंगे, जो भी लिपिड रहेगा या जो प्रोटीन रहेगा उसको क्या करेंगे, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन का ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द प्राइमरी साइट फंक्शन में देखो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना। द प्राइमरी फंक्शन इज टू बंडल केमिकल्स फॉर द डिलीवरी टू इंट्रासेल्यूलर डेस्टिनेशंस और फॉर द सिक्रीशन आउटसाइड द सेल। इंट्रासेल्यूलर मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर ही जो भी आप पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन या सिक्रीशन कर रहा है ये गोल्जी अपैरेटस, वो इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर भी कर रहे हैं, या फिर फॉर द सिक्रीशन आउटसाइड द सेल, या फिर सेल के बाहर भी देखने को मिलते हैं। तो यार ये तो था अपना क्या गोल्जी के बारे में, जो बहुत ही सिंपल था, है ना। अब वो एक तरीके से रिवीजन जैसा ही कर रहे हो तुम लोग, है ना। लाइजोसोम की बात करूं तो पहली बात तो ये कि यार यहाँ पे कोई ऐसा मेम्ब्रेन देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं या डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या खुद के डैमेज सेल को खा जाता है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है जिसको हम लाइजोजाइम बोलते हैं, है ना। ये जो खा जाता है या जो सुसाइडल बैग के नाम से इसको जाना जाता है, वो बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके पास एक एंजाइम रहता है जिसके कारण ये डाइजेस्ट कर लेता है डैमेज सेल्स को लाइजोजाइम एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो लाइजोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस से ही फॉर्मेशन होता है किसका, इसका लाइजोसोम का, ठीक है। दे आर रिच इन दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइपेज, प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसका पीएच एसिडिक रहता है, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सारी चीजें, जितनी भी चीजें तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सबको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। तो ये है मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है ये, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, ऐसे कोई डबल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन ही रहता है, ठीक है। और ये क्या है, एंजाइम्स हैं बच्चों, ठीक है। तो मतलब एक नॉर्मल तरीके से समझो, ज्यादातर डिटेलिंग पार्ट नहीं है इसमें लाइजोसोम का, पहले भी नहीं पढ़ा था हमने, अभी 11th में भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर आ जाता है क्या, वैक्यूल। वैक्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखो प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल है, जैसे कि मैं बताती हूँ प्लांट सेल का डायग्राम अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो अपन पहले पढ़ चुके, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा लगेगा, हाँ। ये जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यार ये है प्लांट सेल, ये है वैक्यूल, इतना बड़ा क्या है, वैक्यूल है ना, वैक्यूल है। लेकिन एनिमल सेल में तुम्हें छोटा सा कहीं दिख जाएगा, या तो होता ही नहीं है, या तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, या तो होते ही नहीं है। क्यों यार, क्योंकि यार वैक्यूल का बहुत ही मेजर रोल रहता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा बढ़ते हैं यार आगे, कहाँ चली गई अब मैं, हाँ। तो वैक्यूल की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल जो रहता है मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, नोन एज दी वैक्यूल। तो अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। जो वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस उसमें होते हैं, चाहे वो स्टोरेज, खाना स्टोर करना हो, वेस्ट स्टोर करना हो, ये सारी चीजें उसमें रहती है। टोनोप्लास्ट क्या होता है, टोनोप्लास्ट इज द, ये कोने में जो दिख रहा है तुम लोग, डायग्राम भी है, टोनोप्लास्ट इज द गिवन नेम ऑफ द आइसोलेटेड मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द वैक्यूल। वैक्यूल के आसपास जो एक मेम्ब्रेन रहती है उसको अपन ने क्या बोला है बच्चों, टोनोप्लास्ट बोला, है ना। Now, in plant cell, vacuoles possesses the capacity to consume up to 90% of the entire cell volume, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, बहुत बड़ा सा होता है वैक्यूल, ठीक है। तो 90% जो एरिया रहता है वो कौन घेर लेता है, वैक्यूल घेर लेता है। तो प्लांट्स में बात करूं, टोनोप्लास्ट हेल्प्स विद द मूवमेंट ऑफ द वेरियस आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। आप देखोगे कि यार जो प्लांट्स में है, जो टोनोप्लास्ट है, जो लेयर है, वो क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है, जो अंदर आ सके वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबाज इज द क्रूशियल फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज में हेल्प करती है। फूड वैक्यूल जो रहता है वो आपको क्या काम करता है, फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने का काम करता है, जैसे कि प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो वैक्यूल्स के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यार वैक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने अमीबा में पढ़ा है बच्चों, 9th-10th क्लास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में पढ़ा है। तो यार वो बेचारा एक सिंगल सेल मॉलिक्यूल है, तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, वो वैक्यूल के ही थ्रू होता है। याद करो वो थोड़े टाइम के लिए वैक्यूल बनता है, फिर वो डिसअपियर हो जाता है ना। जब अपन पढ़ रहे थे उसके डिवीजन के बारे में अमीबा के, तब हमने ये चीज पढ़ी।
ठीक है, फूड वैक्यूल के बारे में भी हमने अभी जस्ट देख लिया कि यार फूड पार्टिकल्स जो रहते हैं वो उसको एनवेलपिंग मतलब अंदर की तरफ लेने के में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोटिस्टा की बात करें। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो आप लोग जल्दी से। अच्छा बच्चों, एक चीज और, एक और टर्म होता है गैस वैक्यूल। तो जो गैस वैक्यूल रहता है ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? बैक्टीरिया में देखने को ना। जो गैस वैक्यूल रहता है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? बायंसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? बायंसी प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लोट करने के लिए, फ्लोटिंग में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा था, है ना। अभी मैंने आपको 3 टाइप का बता दिया, एक जो अपनी बुक में जो मेंशन है वो वैसे तो वो 2 ही हैं, ठीक है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार एक जो रहता है वो आपका कैसा रहता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा आपका हो गया फूड पार्टिकल्स वाला, है ना, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, और तीसरा मैंने गैस वैक्यूल बता दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यार ये इतने छोटे रहते हैं ना, बिना स्टेन के माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे ही नहीं है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं यार, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यार ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अब देखोगे जब इसका स्ट्रक्चर ना है, तुम्हें कैसे कुछ ऐसा सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन भी है। अच्छे से बना देती हूँ ना यार, है ना, एक मिनट। जिसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रही है? आउटर मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रही है। एक मिनट रुकना। ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिल रही है बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रही है, इनर मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऐसा, फिर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, फिर अंदर क्या हो गई? बहुत सारी फोल्डिंग्स हो गई हैं, है ना। तो इस तरीके से अपना क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है सिलेंड्रिकल या फिर सॉसेज शेप का रहता है, 1.0 to 4.1 m इन लेंथ एंड 0.2 to 1.0 m इन डायामीटर। ठीक है, सो ये जो है इनने एक लेंथ बताई, और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। ये जो फोल्डिंग्स है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई। इसको फोल्डिंग को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई, जो कि क्या इंक्रीज करता है? सरफेस एरिया को बच्चों इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वही चीज बोली गई है कि ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विद इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन पार्टीशन द ल्यूमेन इनटू द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। एक ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा लिक्विड, जिसको मैंने बोल दिया मैट्रिक्स, है ना। ये हो गया क्या? आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टाई जो फोल्डिंग्स है उसको बोला है। अंदर राइबोसोम्स भी है, डीएनए भी है, कुछ ग्रैन्यूल्स भी है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर लिख लेना, क्योंकि यार ये डायग्राम ना पूछा जाता है और बहुत इजी है ना, आराम से बना लोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यार ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है ना। रेस्पिरेशन हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुका है ना। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहां तुम लोग बोलो कि मैम रेस्पिरेशन क्या होता है, पता नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर ये चीज होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यार ये जो रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन शो करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, देखो यार एक और चीज है, जाना नहीं है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन रिवाइज हो रहा है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताओ, कहीं चले मत जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन सिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सिंगल सर्कुलर डीएनए और आरएनए भी इसमें होते हैं, है ना। सिंगल सर्कुलर डीएनए और आरएनए राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं, एड्स इन द लिवर सेल्स एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया।
ठीक है, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। वैसे तो ये जो 2 पॉइंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, बट वो मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में या फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ एडोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो ये तो था अपना ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों। अब हम बढ़ते हैं प्लास्टिड्स। यार प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, एनिमल्स को एब्सेंट है, बस ये याद रखना, ठीक है। क्यों होता है यार? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत पड़ती है, उनको चाहिए कोई ग्रीन पिगमेंट, है ना, उनको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, उनको कलरफुल पिगमेंट्स भी चाहिए रहते हैं, उनको स्टोरेज के लिए नॉर्मल मतलब विदाउट पिगमेंट वाली चीजें भी चाहिए रहती है, ठीक है। तो यार वो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स जो रहेगा। अब हमें यार हमें क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, हम नहीं धूप वो जादू जैसा काम कर रहे हैं, हम ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है, जो है इन्हीं का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिड्स जो रहते हैं एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है ना, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। अगर मैं बात करूँ, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का रहता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड कहलाता है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड कहलाता है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं रहता, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ, तो क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, जो लाइट ट्रैप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में समझ जाना क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट रहते। वैसे तो कहानी इतनी सी है कि जब हम छोटे थे तो हमने बस इतना पढ़ा था क्लोरोफिल, लेकिन हाँ यार बड़े हो गए तो थोड़ा सा एक आध वर्ड और पढ़ लो, कैरोटिनॉइड, ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में काम ही आएंगे वर्ड्स, ठीक है। नाउ क्रोमोप्लास्ट जो रहता है कैरोटिनॉइड पिगमेंट इसमें ही प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गया, है ना, ये सारे पिगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट तुम्हारा आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही सेम चीज ना 5 से 7 बार रिपीट कर रही हूँ मैं देखा जाए तो, ठीक है, जिसके अलग अलग शेप्स और साइज रहेंगे, जो कि ऑयल स्टोर करने का काम, स्टार्च स्टोर करने का काम यही होता है, ठीक है। तो यार ऐसे प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जो ऑयल स्टोर कर रहे हैं तो उसको एलियोप्लास्ट बोलते हैं, एंड ऐसे प्लास्टिड जो प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। आईएमपी पहले ही लिख लो, आईएमपी पहले ही लिख लो, नीट में पूछा जाता है ना, ये नाम पूछे जाते हैं। नीट के अलावा तुम्हारी टीचर एमसीक्यू में भी जरूर पूछ, ठीक है, कि भाई बता दो मुझे कि अमाइलोप्लास्ट क्या होता है, एलायोप्लास्ट क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज इसको तुम लोग इंपॉर्टेंट टर्म इंपॉर्टेंट के फॉर्म में ले लेना, ठीक है, पहले मैंने बता दिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे प्लास्टिड्स में ही यार, कि अब नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं क्योंकि डायग्राम में हमें वही चीज पढ़नी रहती है कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा दिखता है, कि मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, फिर उसमें स्ट्रोमा होता है, फिर ग्रेना होता है, यही सारी चीजें जो है हमें डिस्कस करनी है बच्चों, ठीक है। तो यार ये जो रहते हैं ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और इनकी ग्रीन प्लांट्स की लीव्स साइड में देखने को मिलते हैं, और लीव्स में क्या रहते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मेसोफिल सेल्स। ये वर्ड कुछ भी नया नहीं है, कितनी बार पढ़ चुके हैं ना, पिछले कितने चैप्टर्स में ये वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है ना, ध्यान से देखो कि 2 मेम्ब्रेन रहती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन तो एक आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि ये डायग्राम में देखो कि यार ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोला है ना, अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला है, इनर मेम्ब्रेन। इसको इनर कर देना यार डायग्राम में, ठीक है। तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको अपन ने क्या बोला है, इनर मेम्ब्रेन बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेना है, ये तुम लोग को दिख रहे होंगे बहुत सारे, इसको अपन ने ग्रेना बोला है। एक पोर्शन को अपन थाइलाकॉइड बोलते हैं। यहाँ पे जो भी लिक्विड या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट है पूरी जगह में उसको स्ट्रोमा बोला है। ये डॉटेड को हमने राइबोसोम बोला है, और ये जो है डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन बाय द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, उसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं,
ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक कॉल्ड थाइलाकॉइड, बहुत सारों को है ना। थाइलाकॉइड आर अरेंज इन द स्टैक। यार अगर एक है तो मैंने बोल दिया वो थाइलाकॉइड है, लेकिन ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है ना तो उसको हम क्या बोल देते, ग्रेना बोल देते हैं यार, है ना, या ग्रेनम। समझना ये कहानी, यहाँ पे भी वही चीज है कि थाइलाकॉइड एक को बोला गया है, लेकिन ग्रेनम इन सबको एक के ऊपर एक जब तुम अरेंज कर दोगे ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है। So the membrane of the thylakoid enclosed a space called a lumen। ठीक है, एक स्पेस होता है इसमें जिसको अपन ने ल्यूमेन बोला है। और स्ट्रोमा में जैसा कि मैंने बताया एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यार वहां पे ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलेगा जो डायग्राम में बता चुकी हूँ, और राइबोसोम भी देखने को मिलता है। ये सारी चीजें स्ट्रोमा में ही है। ठीक है, जो स्पेस आपको दिख रहा है ना उसी को ही बोलते हैं। तो यार इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ईजी है, करना कुछ नहीं है, दो मेम्ब्रेन बनानी है, दो मेम्ब्रेन में स्ट्रोमा तो लिक्विड है ही, एक बनाया तो ग्रेना, एक बनाया तो थाइलाकॉइड, दो चार बनाया तो ग्रेना हो गया। यहाँ साइड में तुम सर्कुलर सा डीएनए बना देना और ये डॉटेड बना देना, बन गया डायग्राम। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपन राइबोसोम्स पे। यार राइबोसोम 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 का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बोला ना, नींद से उठा के भी कोई पूछे क्या फंक्शन होता है, सिंथेसिस बोलना, सो जाना। ठीक है, तो राइबोसोम ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा। राइबोसोम याद करो, मैंने बोला था यार कॉमन है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो मतलब बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल हो, बच्चों राइबोसोम इज कॉमन। ठीक है, राइबोसोम तुम्हें हर जगह देखने को। तो राइबोसोम आर सेलुलर स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। ठीक है, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड कैन बी फाउंड इधर कहीं भी, फ्री साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच। अगर साइटोप्लाज्म में है तो ठीक है, लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है तो अपन उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, अभी पढ़ा है जस्ट। ठीक है, तो यार इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें सब यूनिट्स होती हैं। डायग्राम देखो, ये स्मॉलर सब यूनिट है, नीचे वाला छोटा, और इसको लार्ज सब यूनिट दिया गया है। तो यूकैरियोट में बात करें तो इनकी ये लार्जर रहते हैं, लार्जर देन बैक्टीरिया, तो उनका 80s, एस मतलब सब यूनिट, एंड छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स है ये 70s के होते हैं। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज जिसको अपन ने 60 बोला है, और वो मतलब 60 की होती लार्ज वाली, और ये 40 की होती है। तो राइबोसोम्स जो रहता है प्ले मेजर रोल इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इनटू दी प्रोटीन। एमआरएनए मतलब इंफॉर्मेशन जो लेके जाता है, मैसेंजर है ना, मैसेंजर एमआरएनए, दैट इज एसेंशियल फॉर दी सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फंक्शन। वही चीज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ ना बच्चों, वही सेम चीज है, बार बार बस वो चीज रिपीट हो रही है ना। ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले, है ना, तो पहले इसके बारे में देख लो, फिर आगे बढ़ते अपन। चलो अब आगे बढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। यार ये जो रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहते हैं प्रोटीन के। साइटोस्केलेटन वैसे तो कुछ कुछ अभी जो 2-3 टॉपिक्स आएंगे ना वो ऐसे आएंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस थोड़ा सा बस जान लेते, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यार ये जो रहते हैं प्रोटीन के फिलामेंट्स के नेटवर्क रहते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, साइटोस्केलेटन, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। तो यार इनके 3 फिलामेंट्स के पार्ट रहते हैं, एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो लास्ट होता है माइक्रोफिलामेंट। तो ये मेन काम क्या रहता है, अगर मैं बात करूं ये साइटोस्केलेटन के बारे में, तो यार इनका मेन काम ही यही रहता है कि यार ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सो ये इसके क्या रहेंगे, मेन फंक्शंस रहेंगे, किसके, साइटोस्केलेटन के बच्चों। ठीक है, तो ज्यादा इतना सोचना नहीं है इसके बारे में, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि यार ये प्रोटीन का ये नेटवर्क होता है। ठीक है, चलो प्रोटीन फिलामेंट का अब अपन आ जाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। यार ये तो ऐसे टॉपिक है जो हमें पहले से ही पता है कि यार मेन काम इनका क्या रहता है कि यार ये मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज हमें सेल में भी देखने को मिलती है कि यार ये जो रहते हैं लॉन्ग हेयर लाइक आउटग्रोथ रहती है ना, सेल मेम्ब्रेन से जो निकलती है, और मेन काम क्या रहता है कि सेल का मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो इनको अगर मैं कोर तरीके से बात करूं कि यार इनका कोर लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूं कि कोर तरीके से मैं बोलूं, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सोनेम। तो एक्सोनेम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ दी किसका,
सीलिया और फ्लैजिला का, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहेंगे वो पैरेलली लॉन्ग एक्सिस में देखने को मिलती हैं, किसमें, फ्लैजिला में या फिर सीलिया में, ठीक है। तो यार ये जो रहते हैं ना 9 पेयर्स में अटैच रहते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ अगर मैं डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ मतलब देखो ये चीज तो मैं एक जनरल वे में समझा रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तरीके से ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैसे रहते हैं, ये अरेंज रहते हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे पेयर्स में ना ये अरेंज रहते हैं, ठीक है, डबलेट फॉर्म में, पेयर ऑफ दी डबलेट फॉर्म, ठीक है। और पेरिफेरली मतलब साइड में आपको देखने को मिलते हैं, और दो जो रहते हैं, दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो अंदर रहते हैं और एक ब्रिज से ये अटैच रहते हैं, ठीक है। ये कैसे रहते हैं, ब्रिज से ये अटैच रहते हैं बच्चों। तो इसलिए अपन इसको 9+2 का अरेंजमेंट बोला जाता है। 9+2 मतलब कि 9 जो है, 9 पेयर्स ऑफ द डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो 9 है, जो 9 जो मैंने बाहर बनाए हैं, ये 9 पेयर्स जो है वो बाहर की तरफ अरेंज्ड है, और ये जो 2 है वो सेंट्रली अरेंज्ड है। क्या, ये एनेक्सिम की बात कर रहे हैं, एक्सोनिम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं ये, विच इज नाउ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीट, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, है ना। तो ये एक दूसरे से कैसे रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं बच्चों, ठीक है। एंड हेंस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, 9 रेडियल स्पोक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरीके से क्या रहता है ना, फ्लैजिला और सीलिया में बात करूं तो ये मेन काम क्या करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, और जहां पे 9+2 हमेशा याद रखना, 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो पेरिफेरली मतलब 9 जो है, टोटल 9 जो है वो कैसे रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, और जो 2 रहते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला जो मेन काम रहता है ना, वो क्या काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दैट एमर्ज द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन अभी सब हम पढ़ेंगे, है ना। अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम ऐसा मत सोचना कि समझ नहीं आ रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ रही, बस ऐसा टेंशन मत लेना, ना मुझे देना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। यार ये जो रहेंगे ना मेजर रोल, ये अगर मैं बोलूँ ना इनका काम क्या रहता है, तो यार ये सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लेना, सेल डिवाइड होते हैं 1 से 2 जो बन जाते हैं ना, वो इन्हीं के ही कारण होता है ये, ठीक है। तो यार सेंट्रोसोम जो रहते हैं वो भी एक ऑर्गली है जिसमें आपको 2 सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं, कभी कभी फंबल भी हो जाता है, ठीक है। चलो, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ 9 पेरिफेरल ट्यूबुलेंस प्रोटीन फाइबर्स, है ना, उससे बनते हैं ये। पेरिफेरल फिब्रिल्स जो रहते हैं वो ट्रिपलेट में रहते हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे रहते हैं ये, ठीक है। जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर थे ट्रिपलेट फॉर्म में देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब 3-3 का पेयर रहता है ये, 3-3 इसलिए अपन ट्रिपलेट बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये 3-3 करके ऐसे 9 रहते हैं टोटल, 3-1 उसको 1 बोल दिया, फिर 3-1 फिर उसको 2 बोल दिया, ऐसे। द ट्रिपलेट नेक्स्ट डोर आर कनेक्टेड एज वेल, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। द हब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द हब विच कनेक्ट्स द ट्यूब्यूल्स टू द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक लाइकवाइज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन, जो कनेक्ट करता है, जो ट्रिपलेट की हम बात कर रहे हैं, जो हब रहता है जो कनेक्ट करता है प्रोटीन से बना हुआ रहता है, इज द सेंटर पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल सेक्शन, वो सेंटर वाला पार्ट रहता है। अब मैं आपसे बोलूं यार ये चीज काम कहाँ आएगी, तो काम सिर्फ इतने आएगी कि स्पिंडल अटैचमेंट की मैं बात करूं तो यार ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सेल जब डिवाइड होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग, मतलब कि डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। तो इसलिए अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो ये सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसे अभी मतलब ऐसा समझो ना कि यार अभी बस इसके बारे में हल्का फुल्का जान लो। क्यों जान लो, क्योंकि यार ये जो तुम्हारा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें भर भर के यही चीज दी गई है, ऐसे खींचेंगे, ऐसे अलग होंगे, वो सब चीज हो, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्या प्यारा सा न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल।
सेंट्रल मतलब मेन चीज होती है, जैसे हमारा ये होता है ना दिमाग, है ना, हर चीज कंट्रोल करने वाला, वैसे ही ये होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। वेरी 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 आईएमपी, है ना। मैं पहले ही बता दूं, इसमें लिटरली बच्चों, इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाने को आता है ना, किसका, न्यूक्लियस का। इसके फंक्शंस बोल लो, पूरा एक्सप्लेनेशन बोल लो न्यूक्लियस का, मतलब पूरे मान लो कि पूरे सेल चैप्टर से ही कुछ ना दें, लेकिन ये जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। वैसे मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ हमें आता है, क्योंकि 9th में हमने पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जितने भी यूकैरियोट्स में है प्रेजेंट रहता है, हमारी आरबीसी में नहीं होता है, इसलिए हम इसको ई न्यूक्लिएटेड के नाम से बोलते थे, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है बच्चों, ई न्यूक्लिएटेड के नाम से बोला जाता है ये। एंड सीव ट्यूब्स इन दी प्लांट्स। सो मेन स्ट्रक्चर की बात करूं, मेन चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर की आउटर, न्यूक्लियस की कवरिंग। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सर्कल शेप का, स्फेरिकल शेप का, उसको बोलते हैं। क्रोमैटिन, जो आगे चल के क्रोमोसोम बनता है, जिसके कारण हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आते हैं। तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, न्यूक्लियस का पहले सुंदर सा डायग्राम दिखा देती हूँ, ताकि, है ना, बेहतरीन एकदम। चलो, तो सबसे पहले डायग्राम में बता देती हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो तुम लोगों को भी और मुझे भी, है ना। तो सबसे पहले यार ये है न्यूक्लियोलस, नहीं ऐसे नहीं बताती हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ऐसे बताती हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे छेद, जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपन न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अंदर एक और एक स्ट्रक्चर है सिंगल मेम्ब्रेनस, उसको अपन ने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोलस बोल दिया। फिर ये क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस होके क्या बनाते हैं यार, यही तो क्रोमोसोम बनाते हैं, है ना। यही क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये जो बाहर की कवरिंग दिख रही है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर एनवेलप बोल दिया। और क्योंकि जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला था न्यूक्लियस से ही अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड दी पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन रहती है, इनर मेम्ब्रेन भी रहती है। आउटर मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, while the inner membrane is, ठीक है। तो आप देखो आउटर मेम्ब्रेन में रफ एंडोप्लाज्मिक है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे, जिसको क्या बोला, न्यूक्लियर पोर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या रहता है, मैट्रिक्स, मतलब लिक्विड या सेमी फ्लूइड जिसको अपन बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। उसमें ग्रैन्यूल सब्सटेंसेस भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड, मिनरल, ये सारी चीजें रहती है। अब लिक्विड है, लिक्विड में या फ्लूइड में बहुत सारी चीजें रहती है, वो यही सारी चीजें कि मिनरल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है बच्चों, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस जो रहता है, एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर रहता है, जो मैं बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस के अंदर गोल, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियस रिमेन्स अटैच्ड टू द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड दी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। क्योंकि इसके आसपास क्या रहता है, आपको जेनेटिक सब्सटेंसेस, मतलब कि आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम पहले। लेकिन क्रोमोसोम सीधे सीधे नहीं होते हैं, पहले क्रोमैटिन होता है, पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पहले ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने क्रोमैटिन बोला है, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जिसको मैंने क्या बोल दूंगी, क्रोमोसोम बोल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि क्रोमैटिन इज द लूज नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर एंड इट इज विजिबल ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। इंटरफेस हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो चैप्टर है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो यार ये जो रहता है हेरिडिटी मटेरियल रहता है न्यूक्लियस का। क्यों हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब यही होता है ना यार, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गई है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हम में आए हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यार सीधी सी कहानी है, ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होता है डीएनए में, ठीक है, एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डीएनए में हिस्टोन रहता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मान लो ये डीएनए, ठीक है, डीएनए ही में क्या रहता है? जीन। तो यही जीन जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? हम में, है ना, हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर होता है, तो अपन हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, हेरिडिटरी, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यार ये वही चीज है यार जो डायग्राम में मैंने बताई थी। अब क्रोमोसोम का एक बार स्ट्रक्चर देख लो। तो क्रोमोसोम में तुम लोग क्या देखोगे? सारी चीजें, है ना, ये तुम्हारी बुक में दिया गया है इसका स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो कि होता क्या है ना। तो पहले ये लिख लो पीछे का, फिर आगे बढ़ते अपन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर आप देखो तो यार ये बुक में तुम्हारे दिया गया है पहले तो, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्रोमैटिड्स होते हैं, पहले ही बता देती हूँ मैं। और जो बीच में दिख रहा है तुम्हें ग्रीनिश कलर का, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन की लेयर होती है बच्चों, जिसको अपन किनेटोकोर के नाम से जानते हैं। तो वही चीज है यार, जो बीच में जो क्रोमैटिड्स को अटैच कर रहा है, सेंटर में जो है उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का, जो दो क्रोमैटिड्स को जोड़ता है ना, जो दो क्रोमैटिड्स को जोड़ता है, ये एक ही सेंटेंस है। किनेटोकोर क्या होता है? किनेटोकोर एक डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो कि आपको बिल्कुल ईदर साइड, मतलब सेंट्रोमियर के आसपास देखने को मिल रहा है। क्रोमैटिड्स तो हमें पता ही है, दे आर दी क्रोमोसोमल आर्म्स। कुछ छोटे होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स या जो क्रोमैटिड फाइबर्स जो बोल रहे हो, क्रोमैटिड कुछ छोटे होते हैं उनके आर्म्स, है ना, कुछ बड़े होते हैं। तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं, वो क्या टर्म यूज करते हैं उसको अपन क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, उसके पहले अगर बात करूं तो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, पता होना चाहिए ना, 23 का पेयर, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम जो रहते हैं, टोटल क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मतलब हम में कितने होते हैं बच्चों? क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मैं बोलूं तो 46, एंड अगर पेयर में बात करूं, तो 23, है ना, जिसमें कि तुम्हारे 22 जो है, तो 22 व्हाइट कलर से लिख, ठीक है, जिसमें तुम्हारे यहाँ पे लिख देती हूँ 22 जो है वो ऑटोजोम्स होते हैं, 22 जो है वो ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 23rd वाला रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम है, पता होना, ठीक है। कभी भूल जाओ तो ये वाली मेरी जो प्यारी सी स्लाइड है उसको तुम लोग ओपन करके बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। तो भूलना मत प्लीज, बिल्कुल मत भूलना, पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में ये मत बोलना मैम ने नहीं बताया, ठीक है। चलो अब यार बढ़ते, ये तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता ही चुकी हूँ। अब बेस्ड ऑन दैट पहला क्या होता है तुम देखो, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में बीच में तुम्हारा क्या दिख रहा है? सेंट्रोमियर दिख रहा है, और जो क्रोमोसोमल आर्म्स है ऊपर के कुछ नहीं है, जो है नीचे, ये हमारे अंदर वैसे भी नहीं होता है। जहां पे आप क्रोमैटिड सिर्फ नीचे नीचे के ही देखो, बड़े बड़े से आर्म्स, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टीलोसेंट्रिक। ऐसा क्रोमोसोम जहां पे तुम्हें दो आर्म्स ऊपर की तरफ छोटे और दो आर्म्स ऊपर नीचे की तरफ बड़े दिख रहे हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में दो आर्म्स रहते लेकिन बड़े बड़े नीचे रहते, ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। फिर तुम्हारा क्या आ जाता है? मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या देखोगे? बिल्कुल बीचों बीच, सेंट्रोमियर बीचों बीच है ना, ये दो आर्म्स इक्वली तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, पी आर्म और क्यू आर्म बीचों बीच दिख रहा है, क्या मतलब प्रॉपर अरेंज दिख रहा है, बीचों बीच तुम्हारा क्या दिख रहा है? सेंट्रोमियर, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक वही। सब मेटासेंट्रिक में क्या रहता है? थोड़ा सा सेंटर पोजीशन से ऊपर की तरफ होता है सेंट्रोमियर, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, एक बार बस पढ़ लेना, ज्यादा इतना कुछ है नहीं। वैसे भी अपन सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कैसे डिवाइड होते हैं ये वो जरूर पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि टीलो, एक्रो, सब, मेटा, मेटासेंट्रिक, ये सब कुछ क्या होता है आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, तो ये तो था अपने क्रोमोसोम्स की पोजीशन के बारे में। एंड क्रोमोसोम्स जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं जो हुई हूँ, अब वो मेरे पेरेंट्स के कारण हुई, तो पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स है वो मुझ में आएंगे, मेरे कैरेक्टर मेरी अगली जनरेशन में जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं यार क्रोमोसोम्स जो रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने में या हेरिडिटी के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, पास ऑन करता है कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, चलो अब आता है लास्ट, दैट इज माइक्रोबॉडीज। तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो वेसिकल्स रहते हैं उसको माइक्रोबॉडीज रहते बोलते, दैट कंटेन्स एंजाइम्स एंड प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। जो डायग्राम बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल का, उनमें छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज भी होती है। तो माइक्रोबॉडीज कुछ नहीं होती है ना। माइक्रोबॉडीज सिंपल आप ये बोल सकते हो कि छोटी छोटी वेसिकल्स, माइन्यूट छोटे छोटे डॉटेड एकदम ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये माइक्रोबॉडी सेल ऑर्गली से भी और छोटी होती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, और ये दोनों प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था अपना ओवरऑल सेल चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इजी था। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ 9th में जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा वास्ट वर्जन यहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल मैंने हाईलाइट करके बताया था तुम लोग को कि भाई प्लांट्स में बहुत ज्यादा जो रहता है मेजर रोल प्ले करते हैं। 90% जो रहती है सेल वॉल, सेल का जो रहता है वो क्या रहता है, वैक्यूल रहता है। एंड ये जो वैक्यूल है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि मान लो टैप वाटर या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखने का काम, या नॉट यूजफुल जो सब्सटेंस है सेल के उसमें को रखने का काम, ये सारी चीजों का काम ये करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, द क्रोमोसोम्स दैट हैव एडिशनल और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ऊपर अगर ऐसा कुछ गोल सा दिख जाए इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, समझ में आया। These appear as a outgrowth or a small fragments and these are also known as the marker chromosome। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर की तरफ, है ना, इन क्रोमोसोम्स की मैं बात करूं के ऊपर अगर ऐसा कुछ ऐसा दिख जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट बोल देते हैं। ठीक है, चलो तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भाई एक अलग स्पेशल डीएनए होता है ना। तो ये क्या काम कर, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो रेप्लिकेशन में काम आता है बैक्टीरिया के, है ना। तो वो वही चीज है कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, है ना। मान लो दो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया इनका फ्यूजन होना है, एक में प्लाज्मिड है और एक में नहीं है, मान लो ये फ्यूज कर रहे हैं, तो दोनों जो बनेंगे उन दोनों में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। वैसे तो प्लाज्मिड की अगर मैं कहानी बताऊं तो प्लाज्मिड तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले कई चैप्टर्स में। फिर फंक्शंस, सेंट्रोमेयर का फंक्शन, सेल वॉल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, फिर गोल्जी और सेंट्रियोल्स, इन सब के फंक्शंस, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते कि गोल्जी का फंक्शन क्या है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद सेंट्रोमेयर जो मैंने जस्ट अभी बताया कि यार बीच का, है ना, वही चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। सेल वॉल, सेल वॉल में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो ये आप बता सकते हो, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में बता सकते हो। तो वही जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और इसी टाइप से आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं टू चेक योर नॉलेज। फिर सेंट्रोमियर की बात करूं तो सेंट्रोमियर यहाँ पे तो था आपका क्या, सेंट्रोमियर यहाँ पे भी था वही सेम चीज। सेंट्रोमियर से डिटेलिंग मतलब उसके क्रोमोसोम्स के क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं यार, है ना। इंपॉर्टेंट है वो जो डायग्राम मैंने बताया था ना तुम लोगों को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना यार, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इसका डायग्राम बनाने दे सकते हैं। तो मेक श्योर तुम लोग ये डायग्राम जरूर पढ़ लो, और ये तुम्हें यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, न्यूक्लियस ऑलरेडी आईएमपी भाई, प्लीज मेक श्योर न्यूक्लियस को तुम लोग बिल्कुल मत भूलना, इसका स्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप से तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। सेंट्रोमियर यहाँ भी समझा दिया दोबारा से, क्रोमैटिन बताया इसीलिए सब बता दिया है, क्रोमोसोम ब्रोमोसोम सब बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यार कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो इस बिहाफ पे निकाले क्या सेल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं,
है ना। तो यार आप लोग सबसे पहले तो इस चैप्टर को प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेना, जिसको जो जो डाउट है वो यहाँ इस सेशन के बाद तो तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएंगे। प्लस जो मैंने क्वेश्चंस पे फोकस करवाया कि यार ये स्कूल वाले दे ही सकते हैं, डेफिनेटली ये देंगे ही देंगे, तो प्लीज इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब होप करती हूँ कि आप इसके अगले वाला सेशन भी पसंद करोगे। चलो ठीक है, मेहनत करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बाय।